नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में मिथक की परिभाषा एवं उसके तत्व या विशेषताओं के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, कोविड-19 संक्रमण का दौर चल रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आप लोगों की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं। इसलिए आप लोग घर पर ही रहकर ऑनलाइन कक्षाओं का पढ़ते हुए आनंद लीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं बच्चों। मिथक की परिभाषा, उसके तत्व या विशेषताएं, ठीक। परिभाषा है इंसाइक्लोपीडिया, मतलब मिथक की परिभाषा देते हुए समाज विज्ञान के इंसाइक्लोपीडिया में मिथक की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि मिथक लोक साहित्य के समान जातीय आकांक्षाओं का एक स्पष्ट माध्यम है, ठीक। गार्डन ने मिथक की परिभाषा देते हुए कहा है कि वह प्रायः प्रत्यक्ष या परोक्षतः कथा रूप में होता है। सामान्य कथा से अंशतः यह इस रूप में भिन्न है कि मनुष्यों में यह कथा प्रथम बार प्रचारित होती है। वे अवश्य ही तथ्यतः और प्रमाणित मानते हैं। इस प्रकार मिथक कथा नीति से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार कहानी या रोमांस से, ठीक है। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया आपको। मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एडलर युंग ने मिथक की परिभाषा देते हुए लिखा है कि मनुष्य अपनी जात की परंपराओं को अनजाने ही आत्मसात किए रहता है। मोटे तौर पर यही उसका सामूहिक अवचेतन है। मिथक और कविता में यह सामूहिक अवचेतन आद्य रूप अथवा आदर्श रूप में अभिव्यक्ति पाता है। इसी को हम मिथक कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया बच्चों? मिथक को परिभाषित करते हुए रेनेल वल्केल ने यानी आईए रिचर्स ने भी मिथक की मानवता के उद्गारों की अभिव्यक्ति को मिथक माना है। आईए रिचर्स ने भी मानवता के उद्गारों की अभिव्यक्ति मिथक को माना है, ठीक। अब आगे चलते हैं। मिथक की तात्विक विवेचना या विशेषताएं, ठीक। इसकी विशेषताएं, पहला होता है कथा तत्व। मिथक में प्रायः सभी विद्वानों ने कथा का होना आवश्यक माना है। यह बात दूसरी होती है कि इसमें कथा वह शिल्प नहीं होता है जो हम सामान्य काव्य या कविता में या कविता के रूपों में पाते हैं, ठीक। कथा के माध्यम से सत्य एवं संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसमें व्यक्त घटनाएं यह आवश्यक नहीं है कि ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य ही हो, परंतु जन समूह में व्यक्त आस्थाएं, मान्यताएं एवं विश्वास ही इसे सत्य का रूप प्रदान करता है, अर्थात इसे सत्यता की ओर ले जाता है। मिथक में तथ्यों का बहुत अधिक महत्व नहीं होता है,
ठीक। अब दूसरी विशेषता है बच्चों आदिम मनोवृत्ति। मिथक के स्वरूप, विवेचन, विश्लेषण में आदिम मनोवृत्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राय सभी विद्वानों ने यह यानी इस बात को स्वीकार किया है कि मिथक में आदिम मस्तक की अवधारणा ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक। अब तीसरी विशेषता है बच्चों प्रतीकात्मकता। ठीक, प्रतीकात्मकता है मिथक की प्राय सभी घटनाएं मात्र एवं वर्णन प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं। जब तक मिथक के प्रतीकों को नहीं समझा जाता तब तक मिथक के प्रयोजन या उद्देश्य को नहीं समझ सकते। ठीक, मिथक में प्रयुक्त प्रतीक परंपरागत अर्थों अथवा निश्चित अर्थों को लेकर नहीं चलते। कलाकार अपनी इच्छा से उनका प्रयोग करता है और इस प्रकार एक ही प्रतीक के अनेक अर्थ हो जाते हैं, अनेक रूप हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में मिथक में प्रयुक्त प्रतीक रूढ़ि को जन्म नहीं देते। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। धार्मिक लौकिकता, धार्मिक एवं लौकिकता। मिथक की जो विशेषताएं या तत्व होते हैं वह है धार्मिकता एवं लौकिकता। ठीक, मिथक में परंपरा से धर्म का तत्व इतने गहरी रूप में समाया होता है, इतने गहरे रूप में समाया हुआ होता है कि पहले पहल मिथक का अर्थ धर्मगाथा से ही लगाया गया जाता था। ठीक, यद्यपि आधुनिक विद्वानों ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है कि मिथक धर्मगाथा है, परंतु यह तो अवश्य ही स्वीकार करना पड़ता है कि मिथक का मूल आधार धर्म ही है। ठीक, परंतु आज वह मात्र धर्म का वाचक न होकर समाज के सांस्कृतिक मूल्यों एवं आस्थाओं की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। ठीक, अब अगली विशेषता है तत्व की प्रधानता। मिथक में तथ्य की अपेक्षा तत्वों की प्रधानता होती है। इसी कारण मिथक में प्रतीकात्मकता आती है। ठीक, और यह इतिहास में अलग होता है। अगली विशेषता है जो सत्य का विशिष्ट रूप। ठीक, मिथक का सत्य इतिहास का नहीं सत्य होता। ठीक, बल्कि वह जनसमूह का सत्य होता है। जनसमूह की आस्थाएं तथा विश्वास परंपराएं ही उस सार्थक सत्य को आधार प्रदान करते हैं। ठीक, अगली विशेषता है विकासशीलता। ठीक, यानी जो मिथक का जो अगला तत्व है या विशेषता है वह है विकासशीलता। मिथक युग के प्रवाह से निर्मित होता है, उसे कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता। मिथक का निर्माण जन समूहों से होता है। यही कारण है कि
एक ही मिथक में भिन्न भिन्न युगों की भावनाएं एवं सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार युगीन संदर्भों में मिथक का स्वरूप एवं उसका जो तत्व होता है वह परिवर्तित होता रहता है। ठीक, वह समाज के अनुसार परिवर्तित और बदलता रहता है। ठीक, अब जो अगली विशेषता है समूह की अभिव्यक्ति। मिथक में जाति या समूह की भावनाएं, आस्थाएं और विश्वास अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि मिथक रचना में कवि की निजी अनुभूति का कोई स्थान नहीं रहता। अर्थात मिथक में कवि की निजी अनुभूति का विशेष स्थान रहता है। वास्तव में मिथक में व्यक्ति और समाज का तादात्म्य हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मिथक और व्यक्ति में पारस्परिक संबंध होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। जो अगली विशेषता है मिथक की अगली विशेषता है तत्वों का रहस्य उद्घाटन। मिथक ने लौकिक रीति रिवाजों अथवा अलौकिक रहस्यों का उद्घाटन होता रहता है, खोज होती रहती है। पहल इसमें ब्रह्मांड से संबंधित रहस्यों का अधिक उद्घाटन होने के कारण मिथक में इसे अपरिहार्य तत्व गिना गया। बाद में चलकर इसमें यह भी समाविष्ट कर दिया गया है कि मिथक में मानव जीवन, मानव कल्याण के साथ साथ सामाजिक जीवन के सभी पक्षों या पहलुओं का उद्घाटन होता है या प्रतिबिंब झलकता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अच्छी बात है। ठीक, और लास्ट विशेषता है जो मिथक की या तत्व है, जो लास्ट मिथक का जो तत्व लास्ट है वह है रचनाकार अज्ञान। मिथक एक दीर्घ विश्वास एवं आस्था की परंपरा से उद्भूत होता है। प्राचीन युग के मिथकों का जनक कौन है यह जानना बहुत ही कठिन है। ठीक, कारण मिथक व्यक्ति की अपेक्षा जाति और समूह से संबंधित होता है। ठीक, और इस प्रकार यह जानना अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है कि अमुक मिथक का प्रेरणा स्रोत कौन है। मिथक, ठीक, प्रेरणा स्रोत कौन है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको मिथक की परिभाषा, तात्विक विशेषताएं, तत्व एवं उसकी विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान की और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।